हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग नोटबुक। यहाँ पे हम नर्सिंग थ्योरी के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। अभी हम नर्सिंग मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 2 को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक्स हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करे थे। आज हम कवर करेंगे थ्योरीज, फंक्शंस, प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर और पोस्ट कॉब का ओवरव्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं थ्योरीज पे जहाँ हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। तो देखो, मैनेजमेंट की थ्योरीज हमारे पास बहुत सारी हैं, 20 to 25 काइंड ऑफ थ्योरीज हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली आता है मैनेजमेंट में। या तो थ्योरीज आएंगे या फिर के 14 प्रिंसिपल्स आ जाएंगे या पोस्ट कॉब। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पार्ट्स में क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स वाला। तो कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरीज आ गई तो आप पहले डेफिनेशन लिखोगे। अगर ओनली थ्योरीज पूछें, पार्ट्स में नहीं है क्वेश्चन, तो आप डेफिनेशन लिखोगे मैनेजमेंट की, एक विद ऑथर। लास्ट वीडियो से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप 25 थ्योरीज तो याद नहीं कर सकते, तो हम बुक्स में जहाँ जहाँ हम रेफ़र कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सारी थ्योरीज को हमने 4 पार्ट्स में क्लब किया हुआ है। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इन 4 हेडिंग्स के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी थ्योरीज हैं आउट ऑफ ऑल, उनको क्लब करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जब अटेम्प्ट करोगे तो इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है आपने। क्या लिखना है? थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल मैनेजमेंट एंड मॉडर्न थ्योरीज। ये आपने एनलिस्ट करना है। अब इसके अंदर जो जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। पहले आपने याद रखना है साइंटिफिक ABC, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक ABC के साथ आएंगे, ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में आएंगे। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को याद रखो आगे आप हॉथॉर्न इफेक्ट से, मायोस हॉथॉर्न इफेक्ट। ओके है। बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी में आपने याद रखना है मैस्लोज हायरार्की आएगी। हायरार्की के एच से आप याद रखोगे हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। और 2 फैक्टर्स कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई थ्योरी। गुड। मॉडर्न थ्योरीज, अब मॉडर्न थ्योरीज में हर जगह, जैसे हमने लीडरशिप में भी देखा था, क्या चीज़ हम क्या कल्चर फॉलो करते हैं? हम सिचुएशनल कल्चर फॉलो करते हैं कि जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से लीडरशिप करेंगे, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से थ्योरी अप्लाई कर लेंगे। सिचुएशनल थ्योरी का अदर नेम होता है कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम थ्योरी है और क्वांटिटेटिव थ्योरी है। इन दोनों में से आप कोई एक भी याद कर सकते हो। अगर दोनों याद कर सकते हो तो वेरी वेल एंड गुड। ओके, ईजी है। साइंटिफिक ABC, साइंटिफिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इन क्लासिक मैनेजमेंट। ह्यूमन रिलेशन में हॉथॉर्न इफेक्ट, बिहेवियर में मैस्लो हायरार्की, हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर, एक्स एंड वाई थ्योरी। मॉडर्न थ्योरीज में कंटिजेंसी, सिस्टम एंड क्वांटिटेटिव थ्योरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। ये थ्योरी है, देखो, काम पे फोकस करने वाली थ्योरी। इसमें बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन और लोग एक मशीन की तरह हैं, बस कि उनसे बस काम करवाना है हमें, दैट्स इट। वो काम करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमें आउटपुट मिलना चाहिए, बस हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का बोलना था। ठीक है, देखो, ये थ्योरीज 1900s में आई थी, तो उससे जस्ट पहले इंडस्ट्रियल लेवलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि फैक्ट्रीज जो है वो एक मैसिव लेवल पे ग्रो हुई थी। ठीक है, जो 10 पीपल फैक्ट्रीज थी, लाइक 10 लोग काम कर रहे हैं, आज वहाँ 100 लोग, 1000 लोग भी काम कर रहे थे। मतलब फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी, बट अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था, तो एक ही इंसान के लिए सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, पहले 10 लोग तो एक काम को जैसे तैसे कर रहे थे, अब 1000 लोगों को आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, एक इंसान। तो क्या क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी कम हो गई, टाइम वेस्ट बढ़ गया क्योंकि प्रॉपर कोई प्लानिंग तो होती नहीं थी, सुपरविजन वॉज पुअर एंड कन्फ्यूजन। ठीक है, कोई किस तरह से किसी काम को कर रहा था, कोई किस तरह से किसी काम को कर रहा था। ठीक है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो थी नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी आई थी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक टायलर की। 3 हमारे पास बेसिक पिलर्स हैं इस क्लासिकल थ्योरी के, टायलर, हेनरी फेयल और मैक्स वेबर, जिनकी थ्योरीज हैं आगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्कर्स को ऑब्जर्व किया। टाइलर ने देखा कि सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई कम टाइम में, कोई ज़्यादा टाइम में। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ करी इन्होंने, और फिर वन बेस्ट मेथड निकाला। इन्होंने टाइम को देखा, मोशन को देखा, टूल्स को देखा, वर्क मेथड्स को देखा,
और एक बेस्ट बंदा सिलेक्ट किया कि तुम जिस तरह से कर रहे हो भाई ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, बाकी लोग नहीं कर पा रहे इतना अच्छा और ना इतने एफिशिएंटली। उस मेथड को उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड मेथड बोला कि ये मेथड स्टैंडर्डाइज हमने बना दिया है, अब सब ये मेथड ही फॉलो करेंगे। सबको ट्रेनिंग दी गई उस मेथड को फॉलो करने के लिए और फिर उस मेथड को अप्लाई किया गया और क्या देखा, हमारा आउटपुट, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ेगा ऑब्वियसली। ये टाइलर की थ्योरी थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा लिखेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। उसके बाद फेयोल ने क्या दिया था, अब देखो टाइलर ने वर्कर्स के ऊपर काम किया तो वर्कर ओरिएंटेड थ्योरी थी, फेयोल ने मैनेजर्स के ऊपर काम किया तो ये मैनेजर ओरिएंटेड थ्योरी है। इन्होंने बोला कि मैनेजर को किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, उसके लिए 14 प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल है, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं हम पढ़ लेंगे अच्छे से अभी। तो उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन वेल स्ट्रक्चर्ड कैसे बनती है, प्रिंसिपल्स के थ्रू। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। लास्ट है मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होती है कि कायदे और कानून से काम करना, ठीक है, रूल्स के साथ, हायरार्की के साथ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, इक्वल ट्रीटमेंट के साथ, मेरिट बेस्ड चीज़ें करना, वो होती है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो फॉर्मल हायरार्की होनी चाहिए, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, इन सब के ऊपर इन्होंने बात करी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड थ्योरी हुई, ठीक है, वर्कर ओरिएंटेड, मैनेजर ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड थ्योरी हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में लिखोगे कि इन्होंने वन बेस्ट मेथड के ऊपर फोकस करने के लिए बोला, टाइम एंड मोशन स्टडी करी, स्टैंडर्ड एक तरीका निकाला, सबको ट्रेन करके वो तरीका अप्लाई कर दिया, हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी थी जो। और थर्ड थी हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या था कि स्ट्रक्चर्स, रूल और हायरार्की के थ्रू हम अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर्मल हायरार्की, क्लियर लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके रूल्स को फॉलो करेगा, वो सब चीज़ें फॉर्मल हायरार्की में आ गई। रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिसाइड हुए, प्रोटोकॉल्स, SOPs बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्या होते हैं SOPs? किस चीज़ को किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस के पास। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इट वाज अ वेरी बिग फर्म एंड दे हैड लाइक SOPs फॉर एवरीथिंग, ठीक है, रिटन, प्रिंटेड एंड केप्ट इन एवरी वार्ड एज वेल एज एवरी सिस्टम, ठीक है। जितने भी PCs थे, जितने भी उनके टैब्स थे, जितने भी उनकी रिटन फाइल्स भी थी, और नोटिस बोर्ड्स पर भी इनफैक्ट SOPs वर एवरीवेयर, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। तो रूल्स और प्रोसीजर्स के बिना हम काम अच्छे से नहीं कर सकते डेफिनेटली, और वो बार बार रिमाइंड कराने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो दे कंडक्ट लाइक सेशंस every year for staff as well as monthly meetings and discussion of quality indicators, everything was there, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। इन्होंने बोला कि ये कोई पर्सनल ओपिनियन देने की जगह नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो उसके गोल्स के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए डिसीजंस लो, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे, पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की जगह नहीं है ये, ठीक है। डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी के ऊपर बात करी और इंश्योर किया कि हाई मेंटेनेंस से काम किया जाए, मतलब कि टाइट ऑर्डर्स रखे जाए, ठीक है, तभी काम होगा, तभी लोग काम करेंगे। कुछ लोगों की होती है ना मेंटालिटी, जैसा सोचते हैं कि लोगों को काम करना पसंद नहीं है, बस हमें करवाना है काम इनसे, वैसी काइंड ऑफ मेंटालिटी थी इन लोगों की। फेयोल वॉज लिटिल बिट बेटर देन ऑल ऑफ देम, और वो एक रिवोल्यूशनरी चीज़ लेकर आए थे, तो इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, देखने में बहुत बहुत बड़े लग रहे हैं, बट जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल के भी बताया था, दोबारा बताती हूँ कि फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हो आप विद डैड्स सीक्रेट कोड, ठीक है। D, डिविजन ऑफ वर्क, A, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। सबऑर्डिनेशन यानी कि नीचे रखना ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना है। ऊपर क्या जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, वो पहले हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बाद में है, ठीक है, इजी। स्केलर चेन, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, एस्पिरिटिक कॉर्प्स,
टेन्योर स्टेबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड एम्प्लॉई इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव इज दिस पॉइंट एक्चुअली। तो क्या क्या बताया उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखो बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो एनलिस्ट कर दो, एक एक लाइन लिख दो, बहुत है। अगर सिर्फ प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको हर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है फिर। ठीक है, थोड़ा सा हेनरी फेयोल के बारे में लिखा आपने, मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट के फादर हैं। उन्होंने ये यूनिवर्सल प्रोसेस किया, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने हमारे लिए प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करा। ठीक है, उसके बाद आप इनको एनलिस्ट करके एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं हमारे 14 प्रिंसिपल्स? नंबर 1 इज़ डिविजन ऑफ वर्क। सी, एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता, वर्क शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, वर्क डिवाइडेड होना चाहिए, और डिवाइडेड होना चाहिए स्किल्स के बेसिस पे, किसके पास क्या स्किल्स है, राइट पर्सन को राइट जॉब देनी चाहिए। और इससे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, नर्सेज हो गई तो अलग अलग वार्ड्स में पोस्टिंग है, अलग अलग नर्स के पास अलग अलग काम है, तो स्पेशलाइजेशन हो जाती है। रेस्पिरेटरी नर्स हो गई, आईसीयू नर्स हो गई, इमरजेंसी नर्स हो गई। तो स्पेशलाइजिंग टास्क क्या करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं हमारी। ठीक है, एक इंसान को एक पर्टिकुलर टास्क दो जिसके लिए वो स्किलफुल है, कैपेबल है करने के लिए। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क से ही काम को ईजी बनाया जा सकता है, डेलीगेट करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है अथॉरिटी यानी कि पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटी। पावर और ड्यूटी दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, अब पावर क्या है, कमांड करना वर्कर्स को, रिसोर्सेज को यूज़ करना और डिसीजंस लेना। दिस इज़ योर अथॉरिटी, दिस इज़ योर पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका ऑब्लिगेशन की ये काम जो है वो आपका काम है, आपने इसको करना है। ठीक है, तो अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि ये काम आपने करवाना है किसी लोगों से, किसी टीम से, तो उसको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी चाहिए कि आप इस टीम को मैनेज कर सकते हो, आप इनके रूल्स डिसाइड कर सकते हो, आप इनका रोस्टर बना सकते हो। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, और मैनेजर्स के पास जितने काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है उस हिसाब से अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, देन वी हैव डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन सब के लिए। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय एक ही सुपरवाइज़र से ऑर्डर लेगा। अगर आपके दो सुपरवाइजर्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। ठीक है, ऊपर बोर्ड रूम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर अथॉरिटी में होते हैं, बट अल्टीमेटली आपके टीम का लीडर एक ही होता है ना। तो जो वो सुपरवाइज़र, वो लीडर आपको बता रहा है आपने वो काम करना है, दैट्स इट। दो लीडर्स नहीं होते किसी टीम के, और अगर वी हैव बोर्ड ऑफ लीडर्स देन दे सिट, दे डिसाइड वन थिंग एंड दैट डिसीजन शुड बी फॉलोड। ठीक है, वही बात है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, जब प्लानिंग हो रही है, ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, कमिटीज़ होती हैं, तो एक ही डायरेक्शन में एक प्लान करा जाएगा। ठीक है, और एक ही हेड होता है, एक ही चेयरपर्सन होता है। ठीक है, चेयरमैन तो एक ही होता है, तो उसके अंडर सारी मीटिंग्स होती है, तो वन प्लान फॉर वन ग्रुप। ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव्स सबको फॉलो करने चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वही जो हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन पहले है, इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट बाद में है। 7 इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी कि फेयर पे। ठीक है, जितना आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है क्या। ठीक है, एंड इक्वल वर्क है तो इक्वल पे फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, 8th इज सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास कितनी रहेगी। पॉलिसी मेकिंग है तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट उसको देखेगी। डेली पेशेंट केयर के डिसीजंस हैं कि इस पेशेंट को बेड बाथ कितने बजे देना है, क्या मैं पॉलिसी मेकर्स के पास जाऊंगी पूछने? नो, ये एक स्टाफ नर्स डिसाइड कर सकती है किस पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट चाहिए, किसको बाद में चाहिए, मेडिकेशन मैंने 10 लोगों को देनी है, मैं किस पेशेंट को सबसे पहले दूँ। तो ये डिसीजन लेने की पावर मेरे पास है ना। तो सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग की पावर को बांट दिया है हमने, लेकिन एक लिमिटेशन है कि सिर्फ पेशेंट केयर के डिसीजन ही मैं ले सकती हूँ, मैं पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकती। आई कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग अबाउट पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये है सेंट्रलाइजेशन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको उतनी अथॉरिटी दे दी हमने, काइंड ऑफ। ओके, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ऑफ अथॉरिटी विद क्लियर कमांड, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, टॉप टू बॉटम
किसको कब कहाँ रिपोर्ट करनी है हम, ठीक है। इसमें जैसे स्टाफ नर्स हो गई, वो वार्ड इंचार्ज को बताएगी, वार्ड इंचार्ज सुपरवाइज़र को, देन ANS, देन NS, देन MS। ये एक हमारी चेन है, हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। वी डू नॉट नीड टू डायरेक्टली पुट आवर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ MS, ठीक है। वी हैव अ प्रॉपर चेन, वी आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो इट, ओके। देन वी हैव ऑर्डर, एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन करेक्ट प्लेस एट करेक्ट टाइम। जिसकी ड्यूटी जहाँ है वो वहाँ अगर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा, ठीक है। जिस सामान की ज़रूरत जब जहाँ है, वार्ड में मुझे ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स पड़े हैं स्टोर रूम में, कोई लेकर ही नहीं आया, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। तो मटेरियल और पीपल जब जहाँ चाहिए वहाँ होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विटी, यानी कि सबके साथ फेयर, काइंड और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन, मैनेजर को सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। 12th इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी कि जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको हम बेनिफिट्स दें, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ दे, बजाय यहाँ वहाँ बार बार ट्रांसफ़र करने के, एक से दूसरे वार्ड में रिप्लेस करने के। स्टेबल टेन्योर दें हम, ठीक है। अब एक हॉस्पिटल है आपको, ठीक है, मान लिया ICU में काम कर रहे हो आप, 10 साल काम कर रहे हो, फिर उन्होंने आपको प्रमोट कर दिया, दिस एंड दैट। और एक हॉस्पिटल है जहाँ आप जाते हो 1 महीना कहीं काम करते हो, 9 महीने कहीं काम करते हो, 2 महीने कहीं काम करते हो, अलग अलग वार्ड में आपको भेजते रहते हैं, तो कहाँ पे प्रमोशन होगा आपका, कहीं नहीं, ठीक है। तो कहाँ प्रेफर करोगे काम करना, जहाँ लॉन्ग टर्म रिटेंशन पे काम किया जा रहा है, वहीं पे, ओके। देन वी हैव इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या है कि एम्प्लॉयज़ अगर कोई आइडियाज़ अपने लेकर आ रहे हैं तो उनको इनकरेज करना, ठीक है। उनको हर्ड फील कराना कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुनी जा रही है, ठीक है। कोई अच्छा आइडिया भी हो सकता है कई बार जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उनके आइडियाज़ को टेक इन करना, दैट इज़ इनिशिएटिव, जिसको हमने एम्प्लॉय इनिशिएटिव से याद कराया अपने आगे प्रोसीजर में। देन लास्ट इज स्पिरिट कॉर्प्स, यानी कि टीम वर्क, स्पिरिट और हार्मनी को प्रमोट करना, ठीक है। टीम स्पिरिट, टीम हार्मनी, टीम वर्क, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना, ओके। वी आर गुड विद दिस, डैड्स सीक्रेट कोड, ओके। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। अब किसी ने हमें बोला कि सिर्फ और सिर्फ काम निकलवाने की जगह नहीं होती एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लोगों को सिर्फ बर्डन नहीं चाहिए होता, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं लोग आ रहे हैं, लोगों को एक रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है, ठीक है, फ्रेंडशिप्स चाहिए होती हैं और एप्रिशिएशन चाहिए होता है, ठीक है। बहुत रिजिड थी हमारे पास क्लासिकल अप्रोच, जो वर्कर्स को मशीन्स की तरह समझ के काम करवा रही थी सिर्फ, लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में एल्टन मायो ने क्या बोला है कि वो सोशल बीइंग्स भी हैं, इंसान एक सोशल बीइंग है, सिर्फ एक मशीन नहीं है, उसकी इमोशनल नीड्स भी होती हैं, उनको भी फुलफ़िल किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक हॉथॉर्न इफेक्ट के बारे में बहुत बात करी। हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब ये है कि एक तो देखो हमें, जब हम डेली रूटीन में काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, ओके, एक तब है जब हम पता है कि आज इंस्पेक्शन है, तब हम किस तरह से काम करते हैं आप सबको पता होगा बड़े अच्छे से, ठीक है। NABH एंड ऑल बोर्ड्स की कई बार इंस्पेक्शंस होती है, तब किस तरह से काम होता है, लाइक खुद सरप्राइज हो जाते हैं देख के हम लोग कि अच्छा ये सब प्रोटोकॉल्स भी हैं हमारे पास। तो इन्होंने बोला कि जब आपको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा होता है ना, तब आपके काम करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। और इन्होंने इसको एक गुड वे में लिया कि जब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आपको कोई अच्छी चीज़ के लिए ऑब्ज़र्व कर रहा है तो आप बेटर वर्क करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई सुनने वाला है आपकी, कि कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप किसी को ईजिली अप्रोच कर सकते हो, कोई ना कोई है हमेशा आपके लिए, तो आप बेटर मन से काम करोगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए, सोशल रिकॉग्निशन, जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो वैल्यूड है, रिकॉग्नाइज्ड है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, आप बहुत मन से काम कर रहे हो सुबह से, कोई आपको सुपरवाइज़र है आता है, कोई राउंड पे आता है, वो आपको बस इतना ही बोल देना कि वेरी गुड, यू वर्क वेरी हार्ड, आई अप्रिशिएट यू, आपका दिन बन जाता है, लाइक यू फील गुड अबाउट इट, यू लाइक इट, यू लाइक बीइंग अप्रिशिएटेड, एवरीवन डज, ठीक है।
तो क्या लगता है आपको, वैल्यूड फील होता है, रिकॉग्नाइज फील होता है कि चलो किसी को तो पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक सोशल रिकॉग्निशन है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपकी टीम आपके साथ अच्छे से वर्क कर रही है और आपका इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, ठीक है। देन अटेंशन मैटर्स, ठीक है, कि आपके ऊपर कोई अटेंशन दे रहा है, वही मैंने बोला ना, कोई ऑब्जर्व करने वाला है बट इन अ केयरिंग वे, ठीक है, कोई ध्यान रख रहा है अपने वर्कर्स का कि ठीक है मेरे वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है तो लेट्स फिक्स इट, कुछ टीम वर्क में प्रॉब्लम है तो लेट्स फिक्स इट, कोई है सुनने वाला ना। अटेंशन मैटर्स। एंड मोटिवेशन इज़ नॉट, मोटिवेशन इज़ ऑल्सो सोशल, नॉट जस्ट फाइनेंशियल, कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं लोग, उनकी सोशल और इमोशनल नीड्स भी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके क्या हुआ हमारे पास, मोटिवेट हुए लोग काम करने के लिए, उनका मोराल बढ़ा, टीम वर्क में काम करा उन्होंने, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हुई, कम्युनिकेशन बढ़ी, ठीक है, और बेटर परफॉर्म किया लोगों ने ओवरऑल। तो ये एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है जिसमें ह्यूमन रिलेशंस फाइनेंशियल नीड्स के अलावा इमोशनल और सोशल नीड्स के ऊपर भी फोकस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव BMT, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल। इसमें भी यही बात हुई हमारे पास कि बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वही है हमारे पास अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जो हम कम्युनिटी में भी हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हमारी क्या 5 नीड्स हैं, बेसिक नीड्स से हायर नीड्स की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेटिस्फाई करनी होती है हमें लोअर नीड्स, उसके बाद हायर एंड हायर एंड हायर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बेसिक सर्वाइवल, फूड, वाटर, शेल्टर एंड ऑल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसके लिए हमें सैलरी प्रोवाइड करती है जिससे हम फूड, वाटर, शेल्टर अफोर्ड कर सकें। नेक्स्ट है पीपल वांट प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्क प्लेस, हेल्थ इंश्योरेंसेज, इवन जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ग्लव्स, मास्क, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या होता है, टीम वर्क, फ्रेंडशिप, मैनेजरियल सपोर्ट, एटीट्यूड ऑफ योर मैनेजर्स, एटीट्यूड ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें हैप्पी एंड मोटिवेटेड रखती हैं अगर अच्छी हैं तभी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में आई डोंट थिंक सो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट ओके, कंसेप्ट है, थ्योरीज में तो सब कुछ होता है पॉसिबल। तो दिस इज़ आवर सोशल नीड। देन सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम कब बिल्ड होती है, जब आप अप्रिशिएटेड होते हो, रिकॉग्नाइज्ड होते हो, तब। इसमें रिस्पेक्ट, प्रमोशन, प्रेज, अवार्ड, ये सारे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट नर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड रखा जाए, ठीक है, इस तरह से। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना, अपने बेस्ट को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, वो आपके लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स ला सकती है, स्किल्स वर्कशॉप रख सकती है, हायर एजुकेशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज अ जर्नी जो आपको खुद फॉलो करनी होती है, बट एज अ थ्योरी हमें ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स को हाईलाइट करना है तो ठीक है, वो यही सब कर सकते हैं, ओके। Then we have McGregor's theory of X and Y, assumptions about human nature and work behavior. उन्होंने बोला, बहुत सारे लोग पता क्या बढ़ाते हैं, even when I was studying, I used to think when I first read this as a student कि 2 तरह के लोग होते हैं, X और Y। X लोगों को काम करना पसंद नहीं है, Y लोग ठीक है अपने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, काम कर लेते हैं। बट ये थ्योरी इस चीज़ के बारे में नहीं है, ये थ्योरी है मैनेजर के बारे में, कि 2 तरह के मैनेजर्स हो सकते हैं, या तो X या फिर Y। X क्या सोचता है कि लोगों को काम करना पसंद नहीं है, वो काम चोर हैं, ठीक है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो कॉन्स्टेंटली कंट्रोलिंग रहता है, सुपरवाइज करता रहता है, हर चीज़ में टांग अड़ाता है अपनी, ठीक है। उसको लगता है कि लोगों को फोर्स करना पड़ता है, थ्रेटन करना पड़ता है, पनिशमेंट्स देनी पड़े तब जाके वो काम करते हैं, ठीक है। उसको लगता है कि लोग मोटिवेटेड ही हैं किस चीज़ से, फियर से, एक्सटर्नल रिवॉर्ड से और फियर से। लोग लालची बस पैसे के लिए आते हैं, कोई काम वाम करते नहीं हैं, तो मुझे बार बार सुपरवाइज करना है, मुझे हर चीज़ को देखना है पर्सनली, कोई काम नहीं करे उसको पनिशमेंट देनी है। ये एक्स मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंडर काम करना किसी को पसंद नहीं होता। देन वी हैव पीपल विद वाई मेंटालिटी। उनको लगता है कि लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको बस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो फुलफिल करेंगे अगर कैपेबल हैं तो, ठीक है।
मोटिवेटेड रहते हैं लोग अगर आप सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो और उनको अचीवमेंट्स यानी कि आप उनको प्रमोशंस दे रहे हो, रिवॉर्ड्स दे रहे हो, बोनसेस दे रहे हो, तो वो लोग मोटिवेटेड हो ही जाएंगे, काम करेंगे। मोटिवेशन तो उनके अंदर से आती है, ना कि उनको डरा के दबा के रखने से वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं, ये 2 तरह का उनका वर्क बिहेवियर शो करता है हमें। ठीक है, ईजी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। ये भी एक ईजी थ्योरी है। इन्होंने बोला कि जॉब से आप कितने सेटिस्फाइड हो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक हाइजीन फैक्टर्स पे, एक मोटिवेटर्स पे। अब हाइजीन फैक्टर्स का हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स में हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ एनलिस्ट करी हुई है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना आप काम ही नहीं करोगे। जैसे सैलरी है, अगर सैलरी नहीं दे रहा कोई तो क्या काम करोगे? काम ही नहीं करोगे ना। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही बेकार है। ठीक है, रिलेशनशिप्स, जॉब रिलेशनशिप्स बहुत ही बेकार है। जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल, नहीं, जब तक हमें ज़रूरत है हम रख लेंगे, फिर आपको निकाल देंगे। ठीक है, कोई स्टेटस नहीं है जॉब का, कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है, जो मन करेगा वो हम काम करा लेंगे, कोई फिक्स काम नहीं है। तो ऐसी जगह पे काम कोई करना चाहेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इससे जब हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, इससे जो वर्कर्स हैं वो काम कर लेंगे हमारे पास। ठीक है, बस इतना रोल होता है इनका। इनके ना होने से वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इनके होने से वो काम करेंगे, पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, काम करेंगे बस, डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, काम कर रहे हैं वो। ओके, तो काम करने के लिए और डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करने के लिए वी नीड सैलरी, वी नीड जॉब सिक्योरिटी, वी नीड फिक्स पॉलिसीज़, वी नीड गुड वर्किंग कंडीशंस, ओके रिलेशनशिप, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेटस, ऑल ऑफ द थिंग्स। अब एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज एनवायरनमेंट ठीक ठाक ही है, बट मोटिवेटेड अभी भी नहीं है उसके लिए। वो पार्ट 2 में है। देखो, मोटिवेशन फैक्टर्स ये ज़रूरी है एम्प्लॉय की मोटिवेशन, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, अब वो काम करेंगे बट ट्राई करेंगे बेटर परफॉर्म करने के लिए खुद से। ठीक है, अब सबको पता है कि बेस्ट नर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी को। तो अगर हमारे पास 400 नर्सेज हैं तो कम से कम 200-300 लोग तो ट्राई करेंगे। ठीक है, 100 लोग ट्राई करेंगे अगर वो एक अवार्ड, अगर वो एक कैश प्राइज़ हुआ तब 300 लोग तो अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे बेस्ट परफॉर्म करने का। ठीक है, तो रिकॉग्निशन अगर आपको मिल रही है ना अपने काम के साथ साथ, अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, करियर ग्रोथ मिल रही है, तो आप लॉन्ग टर्म वहाँ काम करना चाहोगे, हार्ड वर्क भी करोगे। ठीक है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, एवरीथिंग, सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से। ठीक है, तो अब और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी? अब ये प्रॉब्लम है हमें कि जो हमने ये थ्योरीज पढ़ी ना कि कोई मोटिवेटेड है दिस है, तो सब लोग तो मोटिवेटेड नहीं होते। तो ओवरऑल क्या होती है, ये लिमिटेशंस है बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी की कि प्रोडक्टिविटी पे हमारा फोकस कम हो गया, लोगों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर लिया हमने, हम लोगों को ही सुधारते रह गए, प्रोडक्टिविटी को कम हमने कर दिया फोकस देना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कि हमारे वर्कर्स के खुशी मैटर करती है, बहुत ही सारी चीज़ें रूटीन में ठीक लगती हैं, लेकिन जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गई, ऐसी ऐसी जगह पे हम ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास इन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए मॉडर्न थ्योरीज हैं। मॉडर्न थ्योरीज कैसी हैं? फ्लेक्सिबल हैं, एडेप्टिव हैं, कॉम्प्लेक्स तो हैं बट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ईजी गोइंग नहीं थी बट बेस्ट है आज के टाइम के हिसाब से, बिकॉज एडेप्टिव है ना, सिस्टम और डाटा पे काम कर रही है ना, फ्लेक्सिबल है ना, फोकस कर रही है एम्प्लॉयज़ पे भी और प्रोडक्टिविटी पे भी। ये हमारी मॉडर्न थ्योरीज हो गई। फर्स्ट जैसा हमने देखा सिस्टम थ्योरी, एक ऑर्गेनाइजेशन को देखो, एक फैक्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक। पर इसका ट्रू मीनिंग पता क्या है कि इंटरकनेक्शन इन प्रोसेसेस का, जो सारी प्रोसेसेस एक साथ इंटरकनेक्टेड होकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगी, तब
हमारा सिस्टम बनेगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस तो हैं ही हैं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब साथ मिल के चलेंगी तो हमारे पास गोल अचीव होगा। ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट होता है, जैसे वार्ड हो गया, ओपीडी मान लो, डॉक्टर्स हो गई, नर्सेज हो गए, फार्मेसी वाले हो गए, लेबोरेटरी वाले हो गए, हाउसकीपिंग वाले हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो गए, एजुकेशन वाले हो गए, ये सब इकट्ठे मिलके काम करेंगे तभी तो पेशेंट केयर अच्छी होगी ना। ठीक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है कि हाँ 50 डिपार्टमेंट्स हैं ये तो, पर इंटेंसिव अंडरस्टैंडिंग और इंटर रिलेशन जब बिल्ड हो जाते हैं, कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, तो इट्स वेरी ईजी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें किस किस से कैसे कैसे कहाँ क्या काम करवाना है, तो हो जाता है मैनेज। ठीक है, सिस्टम चाहिए बस, दिस इज द सिस्टम थ्योरी। ठीक है, इनपुट में क्या क्या चीज़ें आ गई, रिसोर्सेज आ गए, प्रोसेसेस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट थ्रू प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, आउटपुट में सर्विसेज जो भी हम दे रहे हैं, गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और लास्ट में फीडबैक ज़रूरी है ताकि इंप्रूवमेंट हो सके। अब एक भी सिस्टम फेल होगा तो पूरा सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिस्टम थ्योरी है। कंटिजेंसी थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, वही बात है कि कोई बेस्ट वे नहीं होता। जो भी लीडर का स्टाइल है मैनेज करने का किसी चीज़ को, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। डेफिनेटली दिस थ्योरी वर्क्स बेस्ट। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी उसको अपनाना पड़ेगा। रूटीन है तो वो डेमोक्रेटिक स्टाइल से काम चल जाएगा। ठीक है, ये कंटिजेंसी सिचुएशनल थ्योरी है। यही फ्लो चार्ट बना के आ जाओगे, बहुत मोर देन इनफ है। लास्ट इज क्वालिटेटिव थ्योरी। आजकल हम मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें बहुत कर रहे हैं, है ना। क्वालिटी इंडिकेटर्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे हॉस्पिटल्स में कि क्या क्या चीज़ के कितने कितने इंसिडेंसेस हुए, वो सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आती हैं। और रिसर्चेस इसमें आती हैं हमारे पास, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए होती हैं। सब कुछ हमारा इसी में आ रहा है। ओके, तो प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ ये डील कर रहा है। जब तक मेरा हॉस्पिटल 50 बेडेड था, मैं मैनेज कर रही थी आइडिया से, गेस वर्क से। अब मेरा हॉस्पिटल 800 बेडेड हो गया, तो मुझे कितने डॉक्टर रखने चाहिए, लाइक कितना स्टाफ रखना चाहिए, कितनी मेडिसिन स्टॉक में रखूँ, पेशेंट का वेटिंग टाइम कम कैसे करूँ, नीडल स्टिक इंजरी को कम कैसे करूँ, और 100 और चीज़ें हैं सोचने के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए डाटा चाहिए, मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, मॉडल्स लगाने पड़ेंगे, तभी डिसीजन और लिया जाएगा, इवैल्यूएट रिजल्ट किया जाएगा। ठीक है, एक डेडिकेटेड टीम लगती है इस पूरे काम के लिए, 2-3 लोगों के बस की बात नहीं है ये। ठीक है, तो हम इस तरह से अपनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें कितना कितना चाहिए एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे हमारी थ्योरीज ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ा, जिसमें हमने सिस्टमैटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ी। हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़ा, जिसमें हॉथॉर्न इफेक्ट पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हमने, यस, बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, मैस्लो हायरार्की, हर्ट्ज़बर्ग फैक्टर्स, एक्स एंड वाई थ्योरी। लास्ट इज आवर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, सिस्टम, कंटिजेंसी एंड क्वांटिटेटिव थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये थोड़ा बहुत एक कंपैरिजन का टेबल है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपकी थ्योरीज को लेके, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं उसको। ओके, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, पोस्ट कॉब, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, पोस्ट कॉब प्रोसेस किसने दी थी, तो सबका ध्यान जाता है फ्योल की तरफ। पहला ही ऑप्शन हेनरी फ्योल होता है ना। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, फ्योल ने हमें दिया था आइडिया मैनेजमेंट की प्रोसेस का। प्रोसेस भी इसको बोल सकते हो, फंक्शंस भी बोल सकते हो, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, ये फ्योल का प्रिंसिपल था। लेकिन जो पोस्ट कॉर्ब है वो हमें लूथर गुलिक ने दिया था, लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक। लूथर गुलिक का नाम ज़्यादा चलता है। 1937 में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर में इन दोनों ने ये प्रोसेस को रिलीज़ किया था पब्लिकली। ठीक है, तो क्या है पोस्ट कॉब? पोस्ट कॉब है हमारे 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या काम है? ठीक है, बेसिकली फर्स्ट इज प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस, मीन्स थिंकिंग, सोचना, प्लान करना, डिसाइड करना। ठीक है, और इसमें हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया 5 M's की प्लानिंग करते हैं। क्या क्या था हमारे पास, मटेरियल था, मैन था, मिनट्स था एंड ऑल, सारी चीज़ें जो भी 5M हम पढ़ के आए हैं, उन सबको प्लान करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गई, सिचुएशनल प्लानिंग हो गई, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्लानिंग में आएंगी। ओके है, देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना रिसोर्सेज को, स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। पीपल, रिसोर्सेज और टास्क, मेन तो ये 3 चीज़ें, इनको ऑर्गेनाइज करना मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना ना, डिफाइन करना किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या काम करेगा, डेलीगेशन, ठीक है। फंक्शनल भी हो सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, और डिविजनल भी हो सकती है, मैट्रिक्स भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनाइज कर लिया हमने पीपल, रिसोर्सेज और टास्क को। फिर हमें क्या चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिक्रूट कर रहा है ना हमने, स्टाफिंग, वी नीड एडिक्वेट स्टाफ, ठीक है। सही काम के लिए सही पर्सन, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस चलाते हैं हम, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, अप्रेजल्स, वॉट नॉट, ठीक है, स्टाफिंग में। देन वी हैव डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देना, डायरेक्ट करना, कैसे मैनेजर इन्फ्लुएंस या इंस्पायर करेगा टीम को काम करने के लिए, ठीक है। इसमें वो वाले स्टाइल्स आएंगे लीडरशिप के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें डायरेक्टिंग में आएंगी, किस तरह से आप अपनी लीडरशिप को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटिंग, कई जगह कंट्रोलिंग लिखा होता है, कई जगह कोऑर्डिनेटिंग लिखा होता है, मोस्टली कोऑर्डिनेट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो क्या चीज़ है, मॉनिटरिंग करना प्रोसेस की, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके करेक्टिव मेजर्स लेकर आना उनके लिए, है ना, और वर्किंग टुगेदर के ऊपर फोकस करना, इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल बोथ, ओके। रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन करना, और जो भी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन आपने सारी चीज़ें करी उसको कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली, जैसे हैंड ओवर्स दे रहे हो, इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहे हो, कोड्स अनाउंस कर रहे हो, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। लास्ट इज बजटिंग। बजटिंग यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। इसको 2 वर्ड्स और यूज़ करते हैं हम मैनेजमेंट में, फिस्कल मैनेजमेंट, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, फिस्कल मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर कैपिटल लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इन 2 वर्ड से भी ये चीज़ आ सकती है। बजटिंग, प्लानिंग या मैनेजिंग करना मनी की, ओके। इजी है पोस्ट को आपकी प्रोसेस, लूथर गुलिक ने दी थी, 1937 में दी थी, और ये 7 फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है मैनेजमेंट के। क्या लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, क्या क्या रोल प्ले करती है नर्स। तो सबसे पहले क्लिनिकल लीडरशिप रोल्स में आप देखो प्लानर, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान करती है नर्स, चाहे सुपरवाइज़र हो गया या वार्ड इंचार्जेस हो गया, आपके रोस्टर्स बनाना, आपके पेशेंट्स को असाइन करना, एनसीपीज़ को चेक करना, सारी चीज़ें प्लानर होती है नर्स हमारे पास, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र होती है, वार्ड के रिसोर्स को कौन मैनेज कर रहा है, मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स कौन मैनेज कर रहा है, स्टॉक को, इन्वेंट्री को, नर्सेस, ओके। सुपरवाइज़र या इवैल्यूएटर, ठीक है, जूनियर स्टाफ्स को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, सबको सुपरवाइज करती है, क्वालिटी ऑफ केयर को भी चेक करती है, इंसिडेंट्स को भी चेक करती है, ऑडिट्स में भी पार्टिसिपेट करती है, वार्ड का डाटा भी मेंटेन करती है, सेंसस मेंटेन करती है, दिस एंड दैट अदर देन द पेशेंट फाइल्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, प्लानर भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं, इवैल्यूएटर भी हैं। क्लिनिकल लीडरशिप रोल, देन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, पेशेंट असाइनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, अथॉरिटी है ना कि इंचार्ज जो है डिवाइड कर सकती है पेशेंट्स, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टाफ, जैसे जैसे भी हमें ज़रूरत है वैसे वैसे। ड्यूटी डेलीगेट करना, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स डिवाइड करना, रिसोर्सेज और बजट्स को मैनेज करना, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें हमारी बेड साइड जो भी हमारा रोल है उसको निभाने में काम आती हैं। लास्ट इज वी आर कम्युनिकेशन लिंक ऑल्सो, प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल रोल्स में कम्युनिकेशन लिंक है हम सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, येस डेफिनेटली we have to call the lab technicians, we have to call the radiologist, we have to collect all the reports, we have to send samples, we have to collect vitals, we have to ask the patient to bring these drugs from the pharmacy, or if you are in private sector and patients are admitted, you have to intend the drugs, okay, you have to do a lot of things, then you have to maintain records of everything, then you have to report incidents as well, then you have to report codes as well, then you have to check कि हाउसकीपिंग अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही, वार्ड में कहीं पानी गई है तो सिस्टर, ठीक है।
कोई लाइट नहीं चल रही, कोई पंखा नहीं चल रहा, तो सिस्टर, वी हैव टू कम्युनिकेट टू एवरीबडी, फ्रॉम स्वीपर, फ्रॉम इलेक्ट्रिशियन, फ्रॉम प्लम्बर, फ्रॉम डॉक्टर, फ्रॉम लैब टेक्नीशियंस, फ्रॉम द हाउस कीपिंग स्टाफ, फ्रॉम द वार्ड बॉयज, फ्रॉम एवरीथिंग टू एवरीवेयर, ठीक है। देन एजुकेटर भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, फैमिलीज़ के लिए, जूनियर स्टाफ्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। काउंसलर्स भी हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं पेशेंट को, और एमरजेंसी सिचुएशन में भी हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट इज सेफ्टी एडवोकेट, एडवोकेट करते हैं हम अपने पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वी आर पेशेंट एडवोकेट्स। ओके, डन। सो ये हमारी यूनिट आज फिनिश हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन कॉमेंट डाउन एंड वी विल ब्रिंग आवर वीडियो फॉर, ठीक है। थैंक यू सो मच।